हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सोल्यूशन एकेडमी में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सीडीपी और पढ़ेंगे हम लोग वृद्धि। और देखते शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए इस वीडियो को। वृद्धि किसे कहते हैं? तो सिंपल है, जब हमारा शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू करता है तो हम लोग उसे वृद्धि कहते हैं। और वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि निरंतर नहीं चलता है। और आपको वृद्धि को हम माप सकते हैं लंबाई और चौड़ाई में। और वृद्धि आपको उदाहरण के लिए लंबाई और चौड़ाई बात करते हैं। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलता। कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारी भार बढ़ता है। वहीं वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं और उदाहरण हम भार लंबाई को नाप सकते हैं। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। एक छात्र पूछ रहा है, क्या वृद्धि को हम माप कर सकते हैं? तो हाँ, उत्तर आता है, हम भार और लंबाई को नाप सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। कह रहा है, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होता है। और आपको वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। और उदाहरण के लिए, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। देखेंगे कि कुछ लोग नाटे रह जाते हैं तो उन लोगों को उनका सामाजिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास तो हो जाता है, लेकिन उन लोगों का ग्रोथ वृद्धि नहीं हुआ रहता है। तो हम लोग समाज में ऐसे ही उस व्यक्ति को नाटे व्यक्ति बोल देते हैं। और देखिएगा कि जैसे कि मेरा हाइट है 5 फीट 3 इंच, तो हाइट ठीक है। और देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। कह रहा है, वहीं अब हम बात करते हैं विकास का। तो जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे हम विकास कहते हैं। विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। मस्तिष्क, भाषा ज्ञान उदाहरण के लिए, और देख सकते हैं आंतरिक विकास और बाह्य विकास, ये विकास के समग्र पहलू हैं। तो ये देखा गया है कि कुछ लोगों में उनका विकास तो हो जाता है लेकिन वृद्धि नहीं हो पाता है। तो आप कैसे देख सकते हैं, जैसे हम लोगों में किसी का हाइट मान के चलिए 2 फीट हो गया, तो वो क्या हुआ है, 2 फीट उसका हाइट है, लेकिन उसका सामाजिक विकास हो गया, उसका नैतिक विकास हो चुका है, वो समाज में हर तरह से रहने लायक योग्य हो गया है, किसी से अच्छा तरह से व्यवहार कर लेता है, और वो खाने पीने में, जीने में, उसको चलने फिरने में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन फिर भी उसका देखिएगा कि जो शारीरिक विकास होना चाहिए उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। तो विकास, तो आप समझ सकते हैं कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी मां के गर्भ से विकास शुरू हो जाता है और मृत्यु तक विकास चलते रहता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वहीं वृद्धि कुछ समय के बाद जाके रुक जाती है। तो वो और विकास जीवन भर चलते रहता है। जैसे कि बताया हूं कि मां के गर्भ से ही विकास स्टार्ट हो जाता है और मृत्यु तक विकास चलते रहता है। विकास का हम सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। उदाहरण, हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते हैं, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। यानी सामाजिक विकास और नैतिक विकास को हम क्या कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, लेकिन मानसिक विकास को हम लोग माप सकते हैं।
हम कहते हैं ना किसी का आईक्यू लेवल 140 है, किसी का आईक्यू लेवल 120 है, किसी का आईक्यू लेवल 70 है, किसी का आईक्यू लेवल 50 है। तो देखेंगे उसको हम लोग आईक्यू लेवल किसका कितना होगा तो प्रभावशाली बच्चा होगा, मंदबुद्धि बालक होगा। तो हम लोग उसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिएगा विकास क्या, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास। उसके बाद आपको विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक विकास मापने योग्य होता है, लेकिन वहीं गुणात्मक विकास को हम लोग माप नहीं सकते हैं। अनुभव के आधार पर हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों को का आकार, ऊंचाई, भार नहीं बढ़ता है, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य हो जाता है। तो वही नाटे व्यक्ति से आप लोग समझ सकते हैं कि उनका आकार, ऊंचाई, भार तो नहीं बढ़ा है, लेकिन वो उनका हाइट जो है वो 2 फुट के ही रह गए हैं, लेकिन उनका नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास हो चुका है। तो कंफर्म हो गया होगा कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वहीं वृद्धि कुछ समय के बाद वृद्धि जाकर रुक जाता है। और परिपक्वता अनुवांशिक विन्यास, जेनेटिक डिस्पोजिशन के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस मैच्योरेशन कहलाता है। यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है। अब देखिएगा विकास का आयाम। विकास बहुआयामी होता है और मल्टी डायरेक्शन में होता है। विकास के आयाम, विकास बहुआयामी होता है और विकास के बहुदिशात्मक होता है। इसको हम लोग क्लियर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिएगा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में गत्यात्मक शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास। शारीरिक विकास में यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा हुआ है। और गत्यात्मक विकास में देखिएगा यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता, उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। हम लोग छोटे बच्चे को, जब बच्चा 1 साल का रहता है या 6 महीने का रहता है, तो बच्चा का हम लोग जब हाथ पकड़ते हैं तो वो क्या करता है, उंगली को कुछ देर तक पकड़े रहता है। तो वो जानबूझकर नहीं पकड़ता है, क्यों? उस टाइम उसको उसके उंगलियों पर वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो आपको लगता है कि माता पिता को प्यार से पकड़ा है, लेकिन उसके हाथ में, उसके अंदर वो कंट्रोल करने की उस टाइम वो क्षमता नहीं रहता है। गामक विकास में बालक के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है और इसको 2 भागों में बांटा गया है, फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में आपको मसल्स का कम यूज होता है। उदाहरण के लिए हम लोग लेंगे लिखना। आप लिखिएगा तो कम मसल का यूज होगा। और आपको और वहीं बात करें ग्रॉस मोटर स्किल का, इसका अगर उदाहरण लेते हैं हम तो कूदना, दौड़ना, इसमें मसल्स का ज्यादा यूज होता है। और वहीं एक क्वेश्चन पूछा था सीटेट में कि एक पैर पर खड़ा होना कौन सा
मोटर स्किल के अंदर आएगा, फाइन मोटर स्किल या ग्रॉस मोटर स्किल। तो एक पैर पे खड़ा होना, एक पैर पे खड़ा होना। जब हम एक पैर पे खड़ा होंगे तो आपका ज्यादा मसल यूज होगा, तो वो ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर आएगा। सीटेट में क्वेश्चन इस यहां से पूछ चुका है। जो भी स्लाइड से इस चैप्टर से आपको वृद्धि एंड विकास से आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर बार देखा जाता है और किसी किसी बार 2 से 3 भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो वही फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल में आपको देख लिए हैं कि लिखने में आपका कम मसल का यूज होगा और वहीं चलना, दौड़ना, कूदना, एक पैर पे खड़ा रहना ज्यादा मसल का यूज होगा। जैसे कि हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि ये इसमें कम मसल का यूज हो रहा है। जब कम मसल का यूज होगा तो वो फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा और वहीं जब ज्यादा मसल का यूज होगा तो समझ सकते हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। वहीं आपको मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, वहीं फिर उसका सामाजिक विकास, सान्वेगिक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास, इसको हम लोग एक चैप्टर में पढ़ेंगे और पूरा इसको डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाल विकास के हम लोग सिद्धांत अब देखने जा रहे हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत में इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है, जैसे मानव और हाथी। हम देखते हैं कि मानव अपने जैसा ही व्यक्ति का जन्म देगा तो वो किस दुनिया में किसी भी स्थान पे एक ही जैसा रहेगा, ठीक है, उसमें कोई भी हेर फेर का बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वही हम देखेंगे हाथी को, हाथी भी अपने जैसा ही बेबी को जन्म देगा। तो मानव और हाथी इसके उदाहरण हो जाएंगे। बंदर अपने जैसे जन्म देगा तो वो समान प्रतिमान के सिद्धांत के अंतर्गत आ रहा है। वहीं आपको फिर देखेंगे हिरण भी अपने बच्चे के जन्म देगा तो उसके तरफ वो दिखेगा। तो ये क्या है, समान प्रतिमान सिद्धांत है। उसके बाद आपका है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारे विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो उसे मस्काधोमुखी कहते हैं, यानी ये बालक हो गया। अगर इसका विकास सर से पैर की तरफ हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो आपको मस्काधोमुखी कहते हैं। और दूसरी तरफ जब विकास का क्रम मध्य से शुरू होगा और बाह के तरफ होगा तो उसे हम लोग कहते हैं दुर्भिमुख कहलाता है। अतः कह सकते हैं विकास क्रमिक होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत चलते रहता है। और विकास स्टार्ट कहां से होता है, विकास मां के गर्भ से स्टार्ट हो जाता है और मृत्यु तक चलते रहता है, ठीक है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करा है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। जब विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जैसे उठना, बैठना, चलना, तो आप देखिएगा कि
जब बच्चा का विकास होता है तो वो बिल्कुल सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो क्वेश्चन सीडीपी में अक्सर देखिएगा पूछता है विकास जो होगा सामान्य से विशिष्ट, कभी दे देता है तो विशिष्ट से तो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, न कि विशिष्ट से सामान्य। तो ये सीडीपी में क्वेश्चन यहां से बना चुका था, ऑप्शन दे दिया था कि सामान्य से विशिष्ट की ओर और फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो आपका आंसर होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या होता है, हमारा विकास होता है। उसके बाद पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि हम विकास किसी का कितना होने वाला है पहले ही से हम लोग थोड़ा बहुत अनुमान लगा लेते हैं। तो वही है विकास पूर्वानुमान होता है, क्योंकि विकास हम पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं। और विकास किस दिशा में ज्यादा होगा, तो देखिएगा कि गार्जियन बच्चा के बोलता है कि बच्चा को मैं इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, किसी को कोई कहता है कि नेता बनाऊंगा, तो वो अनुमान लगा लेते हैं कि इसका विकास कितना होने वाला है। वही एकीकरण का सिद्धांत, इसको थोड़ा मिटा देता हूं। वहीं बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वो एकीकरण कहलाता है। यानी हम जब कोई भी काम करने जाते हैं तो हाथ पैर को सभी का यूज करते हैं, तो क्या है, एकीकरण कहलाता है। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर करते हैं, वो एकीकरण कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। किसी में विकास का गति तेज होता है तो किसी में विकास का गति मंद होता है। विकास जो है वो हमेशा तो चलते रहता है, लेकिन विकास कभी हो सकता है कि कभी विकास तेज हो या कभी विकास बहुत धीमा हो, लेकिन विकास चलते रहेगा, निरंतर है। जीवन से आपको मां के गर्भ से स्टार्ट होकर मृत्यु तक चलेगा, मृत्यु तक, लेकिन ये हमेशा एक बराबर नहीं चलता है। हो सकता है कि कभी विकास धीमा हो, कभी विकास बहुत तेज हो। तो विकास धीमा या तेज हो सकता है। व्यक्तिगत तो ये हर व्यक्ति में अलग अलग है, ठीक है। हो सकता है मेरा विकास हो गया है या हो रहा है, बहुत देखिएगा कि किसी एज में मेरा तेज हुआ होगा, किसी एज में मेरा कम हुआ होगा। बच्चों के विकास में हम देखते हैं वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, मतलब वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है, कभी भी उसकी गति भी धीमी होती है तो कभी उसका गति तेज होता है। यानी विकास जो है वो एक रेखा में नहीं होता है। हो सकता है विकास कब वो फास्ट हो, कब धीरा हो, कब फास्ट हो, कभी धीरा हो, कभी बिल्कुल धीरे। यानी जैसे देखिएगा कि हार्ट बीट चलते रहता है, कभी तेज, हम लोग दौड़ते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाता है, या हम लोग बैठे रहते हैं तो हार्ट बीट थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। तो ये आप देखिएगा कि विकास एक रेखा में नहीं रहता है। अगर एक रेखा में रहेगा तो समझ लिए खेल खत्म। एक रेखा में ये नहीं होगा, रेखीय नहीं होता है, ये ऊपर नीचे होते रहता है, कभी धीरे होगा,
कभी फास्ट होगा। और ये वर्तुलाकार विकास आपका होता है। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास के अंतर संबंधित परस्पर निर्भर करता है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बाल विकास के अब हम लोग पढ़ेंगे अवस्था। कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कम समय में आपको कवर कर दूं। अब देखिएगा बाल विकास की अवस्था। प्रसवपूर्ण प्रीनेटल स्टेज 9 महीने या 280 दिन। यह गर्भ अवस्था मां के गर्भाधान से शुरू हो जाता है। ऑप्शन आपका 9 महीना भी दे सकता है या दिन में आपको 280 दिन लिख देगा, तो दोनों ऑप्शन सही है। 9 महीना का है या 280 दिन सेम है। शैशव अवस्था जन्म से 2 वर्ष। अगर किसी भी हम बच्चे को देखेंगे तो देखेंगे कि जन्म से अगर 2 वर्ष तक है उसका एज, तो वो किस अवस्था में है? इन्फेंसी स्टेज में है। उसको हम लोग शैशवा अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर करता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इसमें बच्चा अपने आप पे तो कंट्रोल रहेगा नहीं। उसको खाना चाहिए तो चिल्लाना शुरू करेगा, क्योंकि वो पूरा तरह से माता पिता पे निर्भर है। तेज शारीरिक विकास मानसिक अधिगम की अवस्था। इसमें आपको शैशवा अवस्था में देखिएगा बच्चा बहुत तेज आपको उसका शारीरिक विकास होता हुआ नजर आता है, और उस टाइम उसके सीखने की अवधि ज्यादा होती है। वो जल्दी जल्दी कोई चीज देखिएगा कि वो उसको बुलवाना शुरू कीजिएगा आपका 1 से 1.25 साल के बीच में, तो उसको 2-3 अक्षर या कुछ अक्षर माँ, दा, चा ऐसे बोलना वो शुरू कर देता है। और नैतिकता का अभाव होता है। उसको ये नहीं पता रहता है कि किससे कैसे व्यवहार करना है। अगर वो चाहे तो किसी बड़े को भी चाटे मार दे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो उसमें उस तरह पूरा तरह से वो अनैतिकता होता है, उसमें नैतिक का अभाव होता है। और इसी पीरियड में शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था होती है। शारीरिक विकास इसमें आपको शैशवावस्था में बहुत तेज होता हुआ दिखता है। और कोई भी चीज वो 1.25 साल 15 महीना से लेके 18 महीने के बीच में वो कुछ चीजें आपको माँ, चा, दादा ऐसे बोलना शुरू कर देता है। ये इस टाइम वो बच्चा पूर्ण रूप से माता पिता पर ही निर्भर रहता है। बात करते हैं पूर्व बाल्य अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज 2 से 6 वर्ष। देखिएगा कि किसी में 2 से 7 वर्ष दे दिया है तो पूरा तरह से एनसीईआरटी आधारित है। और इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। इसमें बच्चा को जैसे आप कोई चीज सिखाइएगा बार बार बोलकर, तो बच्चा वैसे वही चीज वो सीखना शुरू कर देता है। और इस अवस्था में टॉय एज कहा जाता है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज्यादा होती है। जैसे कि बच्चा को कहानी सुनाइएगा रात को जब वो सो रहा है, तो वो फिर कहेगा कि नहीं आगे आप सुनाते रहिए जब तक उसको नींद नहीं लग जाए। तो जो उसमें उसके अंदर जिज्ञासा देखने को मिलता है। और आपको इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है। खिलौनों की उम्र होती है। इसमें बच्चा खिलौना का डिमांड करता है। वो देखता है कि हमारे आसपास कोई खिलौना से खेल रहा है, तो वो भी उसी के जैसा गुड्डा गुड़ी खेलने के लिए खोजता है। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। इस अवस्था में बच्चा का कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से लेता है। इसमें आपका बच्चा कल्पना करना शुरू कर देता है और गेम ज्यादातर खिलौनों से खेलना चाहता है।
इसका और पूर्व बाल्यावस्था, इसका एक बार सीटेट में 2023 में जो जनवरी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था, तो इसमें एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन यहां से पूछ चुका है। अब हम लोग देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था। आपको लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष एज, इसका एज क्या है, एज 6 साल से 12 साल तक उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत। इसमें आपको तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, इसे आरंभिक स्कूल की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए 6 वर्ष मिनिमम रखा गया है फर्स्ट क्लास के लिए एडमिशन के लिए। तो 5 साल के जैसे बच्चा हो जाता है, 5.5 साल का बच्चा हो जाता है, तो माता पिता उसके पास के गवर्नमेंट के स्कूल में ले जाता है और बोलता है कि इसका एज हो गया, अब एडमिशन लेना लीजिए, तो एडमिशन उसका लिया जाता है। और इस उत्तर बाल्यावस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा कहीं भी नाले में कूद जाता है, देखता है पानी है तो उसको आनंद आता है, तो वो कूद जाता है और पूरा कपड़ा को गंदा भी कर लेता है। एक सर्फ एक्सेल का एड भी आता है, उसमें छोटे बच्चे को दिखाया गया है कि वो पूरा तरह से और नाले में कूद जा रहा है, तो उसकी दादी माँ कहती हैं 10 रुपए लो और सर्फ एक्सेल जाके लाओ। तो वो प्रचार के लिए था, लेकिन उसको देखिएगा वो 6 वर्ष के बच्चा था और इसे गंदी अवस्था कहा गया है। इसे इस फ्रुति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। इसमें बच्चे बहुत जल्दी ही किसी चीज को करने के लिए कहिएगा तो बहुत तेज दौड़ जाएगा, फट से जाएगा, कर देगा, उससे अगर होने वाला है तो। और इसे खेलों की अवस्था कहा गया है, इसमें बच्चा खेल में भी भाग लेना शुरू कर देता है। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसमें बच्चा 6 साल से 12 साल के बीच में रहता है, तो छोटे छोटे खिलौनों को क्या करता है, वो लाके अपने पास इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और इसे टोली, समूह, गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। तो उत्तर बाल्यावस्था को आपको टोली, समूह और गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन एक बार सीटेट में पूछ चुका है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन 2023 के ऑनलाइन वाला में था। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि जीवन का अनोखा काल, तो आपको उत्तर बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्य अवस्था का एज तो 6 से 12 वर्ष। आप बोर्ड पे याद कर लीजिए, आपको बाद में याद करने की जरूरत नहीं है। खेलों की अवस्था तो उत्तर बाल्यावस्था की एज तो 6 से 12 वर्ष। अगर पूछेगा जीवन का अनोखा काल, यूनिक पीरियड, तो आपको उत्तर बाल्यावस्था। और वहीं पूछेगा गंदी अवस्था, तो फिर आंसर उसका उत्तर बाल्यावस्था। वहीं पूछे कि आरंभिक स्कूल के एज कहा जाता है, तो उत्तर बाल्यावस्था। और वहीं तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। आपको यहाँ से बहुत सी चीजें याद हो गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बनता हुआ नजर आपको यहाँ से आता है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है किशोरा अवस्था, 12 वर्ष से या 13 वर्ष लेके 18 वर्ष तक किशोरा अवस्था है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। सबसे जीवन का कठिन काल तो किशोरावस्था। किशोरावस्था का एज 12 वर्ष से 18 वर्ष कहीं ऑप्शन देता है, कहीं 13 वर्ष से 18 वर्ष ऑप्शन देता है। वहीं बात करें इसमें किशोरावस्था में संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। उलझन की अवस्था किस एज में होता है, तो 13 से 18 वर्ष। फिर पूछेगा किशोरावस्था में तनाव, आंधी तूफान का एज, तो आपको किशोरावस्था में। और उसी के साथ ही इसमें विषम लिंगी के तरह
आकर्षण होता है। अगर लड़का है तो लड़की की तरफ आकर्षक होगा, और लड़की है तो लड़के की तरफ। तो ये किशोरावस्था में क्या होता है कि आकर्षण आपको देखने को मिलता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज कहा जाता है। पूछ देगा कि गोल्डन एज किस अवस्था को कहा जाता है, तो गोल्डन एज आपको किशोरावस्था को कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना भी होती है। आप देखिएगा कि लड़के जो होते हैं, बहुत से लड़के होते हैं जो भगत सिंह को अपना हीरो मानते हैं, उसी की तरह व्यवहार करेंगे। बहुत से लड़के हैं जो किसी फिल्मकार को, एक्टर को अपना हीरो मानते हैं, तो उसकी तरफ बाल रखेंगे। एक बार प्रचलन भी आया था कि तेरे नाम के जैसा सलमान खान की फिल्म में जो किए थे, उसको ऐसे बीच में करके बाल रखता था, तो रखते थे कुछ लोग। तो ये वही, और ये कौन सी अवस्था है, तो किशोर अवस्था में ये आपको देखने को मिलता है। वहीं इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करना शुरू करते हैं। बच्चा चिंतन करना शुरू कर देता है, वो भी अमूर्त चिंतन की। तो वहीं अब पूछेगा कठिन काल, जीवन का कठिन काल, तो ऑप्शन जाना है किशोरावस्था के साथ। और वहीं विषम लिंगी के तरफ आकर्षण होगा, कौन सी अवस्था, तो किशोरावस्था। वहीं पूछेगा कि वीर पूजा की अवस्था, तो किसके साथ जाएंगे आंसर, किशोरावस्था के साथ। किशोरावस्था का अगर एज पूछेगा तो 12 वर्ष से 18 वर्ष, या कहीं कभी आंसर देता है 12 से 18 वर्ष, कभी कभी आंसर आपको देखने को मिलता है 13 से 18 वर्ष। तो दोनों आपको याद रखना है किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष या 12 से 18 वर्ष। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था। ठीक है, संघर्ष, आंधी तूफान की अवस्था, तो किशोरावस्था। ठीक है, विषमलिंगी का आकर्षण, किशोरावस्था। फिर बात करेंगे स्वर्ण काल या गोल्डन एज कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है, तो आपको किशोरावस्था को। किस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है, तो किशोरावस्था। और कौन सा एज में बच्चा अमूर्त चिंतन स्टार्ट करता है, तो किशोरावस्था। आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होगा, मैं यहीं से आपको याद कराने की कोशिश किया हूं। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही मैं डाल दूंगा, और आप मेरे चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप जो भी जुलाई में आपको दोस्त, फ्रेंड, या कहीं भी आप कॉलेज से ग्रुप में जुड़े हो, किसी भी ग्रुप में जुड़े हो, तो आप शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो आप कमेंट में अपना राय दे सकते हैं। और कुछ आप बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट अवश्य करें। चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।